हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। और मैं पढ़ाता हूं इस चैनल पे आपके लिए 12th क्लास की केमिस्ट्री A to Z, जहाँ पे हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारी की सारी केमिस्ट्री जितनी भी है सब हम कवर अप करते हैं। और अभी हमारा ये जो सेशन चल रहा है, ये जो बैच चल रहा है, इसमें हम चला रहे हैं अपनी एक सीरीज़, जहाँ पर 2026 में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो बोर्ड हो, CUET हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आज हमारा शुरू होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पर। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और यही चैप्टर एक ऐसा होता है जिसमें लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 चैप्टर्स जो आपके सोल्यूशंस हो गए और केमिकल काइनेटिक्स हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसा है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग इतने आराम से पढ़ेंगे, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर जो है बहुत आसान लगने लगेगा। और बेसिकली हमने सोल्यूशंस का अपना पूरा का पूरा जितना भी उस पर कंसेप्ट से सब खत्म कर दिए हैं, और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, फिर डेनियल सेल के बारे में जानेंगे, और लास्ट में इलेक्ट्रोपोटेंशियल को भी यहाँ पे कवर अप करेंगे। इस वीडियो में आज हम इतने टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे जानने का मतलब क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन से मतलब है कि सबसे पहले हमें जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर क्या है, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है आखिर। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे आपका मोबाइल एक है, मोबाइल में क्या रहता है कि आप उसकी बैटरी जब डाउन होती है तो आप उसको चार्जिंग सॉकेट में लगाते हैं उसके चार्जर को, और फिर उसके बाद अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट करते हैं ताकि वो फिर चार्ज हो, और फिर वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज होने लगता है। तो वहाँ पर क्या करता है, वो जो सॉकेट रहता है वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें होती है और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहती है वही आपका वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र होती है, फिर वो फ़ोन आपका चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कहाँ से आती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला सोर्स होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी से बनाया जाता है। केमिकल एनर्जी से यानी कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू हम जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब उसी तो वहाँ पर एक ऐसा एक तरीके से एक सब्सटेंस होता है या सेल कह सकते हैं जो कि ये काम करता है, और उसको हम कहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली होता है एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान, तब उस तरीके के सेल जो ये काम करता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और जब इसी का रिवर्स होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बनती है, तब उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और बेसिकली जब इन्हीं दोनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं अपने ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, और उससे यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क बनाना, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब की बातचीत जब हम किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा स्टडी होता है जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे कि एक केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हमें यूजफुल वर्क डन वहाँ से हो, और हमें हमारा वेरियस तरीके का आउटपुट वहाँ पे मिले। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आज हम यहाँ पे सबसे पहले तो डेफिनीशन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनीशन क्या होती है, क्योंकि इंट्रो पार्ट से आपके सवाल आजकल देखे जा रहे हैं। नीट का अगर हम 2025 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर पूछा गया था, बायोलॉजी की जो बुक्स थी वहाँ पे इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन सब बने थे, तो आपको इंट्रोडक्शन भी अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा बोझ रहता है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रहते हैं उसको छोड़ ही देते हैं। 100 में से 95% स्टूडेंट, मुझे तो ऐसा लगता है 90-95 वो छोड़ ही देते हैं। तो उसको भी एक बार आप देख के अगर पढ़ लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो बेसिकली अभी पहले हम डेफिनीशन लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं,
branch of physical chemistry, branch of physical chemistry, branch of physical chemistry which deals with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of conversion, study of conversion of chemical energy, of chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy, into electrical energy during a spontaneous redox reaction, spontaneous redox reaction, spontaneous redox reaction is known as none other than what you know, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, is known as electrochemistry. तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इस बारे में स्टडी करते हैं कि केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ एक चीज़ आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूँ, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि केमिकल का अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल के केमिकल में कन्वर्जन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. अगर हम अपनी एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब वहाँ पर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, जैसे कि कुछ और तरीके के नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अगर हो सके, उसी की स्टडी को ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर हम लोग इतनी सारे डेफिनेशंस में अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी सारे डेफिनेशंस बन सकते हैं. इसके बहुत सारे यहाँ पर डेफिनेशंस, उसके तरीके बनाए जा सकते हैं. लेकिन इसका अगर हम लोग एकदम सिंपल में बात करें तो बस ये कुछ नहीं होता, बस ये होता है केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने का, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होने का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान, जिससे गिब्स फ्री एनर्जी पे, उससे डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसी की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. तो आई थिंक इतनी बातें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सुन के अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करते रहो, आगे बढ़ते रहो. और क्या करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आ गया यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. मीन्स एक ऐसे तरीके का सेल जो कि तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका एक ऐसे तरीके का डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस के दौरान. बस वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. उसमें और कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन या दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली हम पहले कहें तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो. डेफिनेशन में यहाँ पे लिखते हैं, डेफिनेशन जो हमारी यहाँ पे हेडिंग है, क्या होगा कि अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy during a spontaneous redox reaction. During a spontaneous redox reaction is nothing but called as what? Electrochemical cell is called as electrochemical cell. तो यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. मीन्स डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, बस वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग
यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें तो ये आपका जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को सॉकेट से कनेक्ट करके ऑन करना। जैसे कि आपने टेबल फैन को ऑन किया, आपने सॉकेट में प्लग लगाया, फिर वहाँ से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई जो कि यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होके उसने उस फैन को वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जिससे कि वो चलने लगा। तो ये बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो उसको वहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो यही आपका बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इसके और भी एग्जांपल्स यहाँ पे बन सकते हैं, आप चाहें तो और भी एग्जांपल्स के गो थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आपका आज के दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर में है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे क्वेश्चंस बनने का सबसे बड़ा कारण है कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है और इसका जो सेटअप होता है वही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर हम अब डेनियल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेनियल सेल जो है ये बल्कि आपका और कुछ नहीं बल्कि कह सकते हैं एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने भी देख ही लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, बस वही आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जांपल आपका डेनियल सेल होता है। और डेनियल सेल के दो और नाम होते हैं जो आपको यहाँ पर आने चाहिए, और इसके दो और नाम होते हैं। एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल, या तो हम इसको कह सकते हैं एक वोल्टिक सेल। तो इतने सारे नाम इसके होते हैं, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे कि जैसे एक ऑप्शन आपका बन जाए, एक डेनियल सेल बन जाए, दूसरा आपको गैल्वेनिक सेल दे दे, तीसरा वोल्टिक सेल दे दे, चौथा ऑल ऑफ दिस दे। तो आपको फिर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तीनों का मतलब एक है, तीनों का नाम ही एक है, कोई डिफरेंस वहां पर नहीं है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये भी चीज़ तो आपने जान ली। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एक होता है इसका, एक तो होता है इसका सेटअप और दूसरा होता है इसका केमिकल रिएक्शन। ये दोनों ही चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप को ड्रॉ करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी ये आपका मान लीजिए, एनसीईआरटी आपके ये मान लीजिए गीता के समान है। एनसीईआरटी अगर आपने कर दिया तब केमिस्ट्री को पूरा उड़ा दोगे, सही बता रहा हूँ। 12th की केमिस्ट्री तो कहीं नहीं भी जा रही है, अराउंड 250 में से 250 तो आपके कन्फर्म आएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो एक सेटअप क्या होगा, ये आपका कुछ ऐसे दो ठो बीकर बने हैं, और ये मैं यहाँ पे, ये आपका और कुछ नहीं बल्कि एक सॉल्ट ब्रेज। सॉल्ट ब्रेज क्या होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसका काम क्या होता है। ये आपका सॉल्ट ब्रेज होता है। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर हम लोग यहाँ देखें इस डायग्राम के थ्रू, अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए क्या है, टेंशन की कोई बात। हाँ देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। ये देखिए, ये है आपका एक बीकर, ये आपका दूसरा बीकर, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है सॉल्ट ब्रेज। अब सॉल्ट ब्रेज को कुछ लोग देख के ही समझ गए होंगे कि सॉल्ट ब्रेज का काम क्या है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो आपका सोल्यूशन है इसमें आपका जिंक प्लस यहाँ पे डला हुआ है, Zn2+, ये आपके ढेर सारे यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है, यहाँ पर आपका कॉपर दिया हुआ है, Copper2+, ये भी आपके यहाँ पे दिए हुए, यानी कि इस सोल्यूशन में ये जिंक का सोल्यूशन है, यहाँ पे जिंक का सोल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका जिंक का सोल्यूशन है, ये आपका यहाँ पर कॉपर का सोल्यूशन है। तो ये आपके यहाँ पे दो सोल्यूशन बने हुए हैं, और ऊपर जो है वो आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कनेक्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ ऐसे क्या दिया हुआ है, क्या बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं, ये जो है ये ऊपर से आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपका यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये आपका यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, इसको हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो लोग समझ गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नहीं समझ में आया मैं भी उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगी सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है। तो ये देखिए, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे लिख लो यार, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है।
अब इसमें आपको खोजना है एनोड। इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब आप बताइए कि कौन सा कैथोड है और कौन सा यहाँ पर एनोड है, सोचिए जरा। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो ये जो है इस साइड वाला ये आपका नेगेटिव, यानी कि ये इधर आपका एनोड है, ये आपका एनोड है, और इधर जो है इधर आपका पॉजिटिव सिंबल है, ये आपका और कुछ नहीं बल्कि कैथोड है। याद रखिएगा राइट साइड पे जब भी आपका कोई इलेक्ट्रोड रहता है तो वो आपका कैथोड होता है, तो लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका एनोड होता है। एनोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के पास आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका कुछ सेटअप यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे दो फ्लो होता है, एक होता है आपका करंट का फ्लो, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब ये सोचिए कि करंट का फ्लो कहाँ से होगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, उनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव वाले साइड में ज़्यादा रहेंगे। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और वो यहाँ पर आएंगे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे आपके एग्जाम्पल में, तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आपका एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो इधर से आपके क्या फ्लो हो रहे हैं, इधर की तरफ, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ये सब जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, और आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि जिस वे में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी के रिवर्स वे में ही आपका करंट का फ्लो होता है। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में हो रहा है तो आपका करंट जो है वो आपका जस्ट रिवर्स, यानी कि यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा। यहाँ से आपका क्या फ्लो हो रहा है, करंट, आपका करंट हो रहा है। यहाँ पे लिख भी लीजिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से होते हैं, एनोड से कैथोड पे जाते हैं, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, और फिर आपका आता है यहाँ पे करंट। अब करंट कहाँ जाता है, जस्ट रिवर्स में, यानी कि जाता है कैथोड से कहाँ, कैथोड टू एनोड। एक और भाषा में आप लिख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे आपका करंट जाता है। तो ये होता है आपका पूरा एग्जैक्ट सेटअप। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और करंट का फ्लो कैसे होता है, क्या कैथोड होता है, क्या एनोड होता है, इसमें सोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई हैं। तो इस तरीके का हमारा पूरा कुछ सेटअप यहाँ पर बनकर तैयार होता है। यही आपका डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप लिख लीजिए डेनियल सेल रिप्रेजेंटेशन। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, आपके लिए स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो भी लिखवा रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, मेरे साथ आप समझिए, लिखिए, यही तो हम चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट सेटअप। अब जो हम इसके बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं पे केमिकल रिएक्शन की। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने सेटअप तो पूरा देख लिया। अब सेटअप में एक चीज़ तो आपने समझ लिया कि आपके जिंक और कॉपर के सोल्यूशन यूज़ हो रहे हैं, यानी कि डेनियल सेल जो है वो आपका जिंक और कॉपर की मदद से ही आपका बनता है। यानी कि यहाँ पे जिंक रहता है एक सोल्यूशन कॉपर का रहता है, और उसी के थ्रू हम पूरे डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे ये होता है आपका Zn, इस सॉलिड फॉर्म में रहता है पहले, और इसमें हम डालते हैं कॉपर जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में, यानी कि पानी की फॉर्म में। अब ये क्या रहेगा, जैसे ही इसमें रिएक्शन होगा, ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। यानी कि अब क्या होगा, अब ये Zn2 प्लस एक्वस बन जाएगा, यानी कि अब ये वाटर के फॉर्म में बन जाएगा, और ये जो रहेगा ये कॉपर हमारा सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरीके का आपका कुछ रिएक्शन यहाँ पर डेनियल सेल का होता है, जो कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये कुछ आपका डेनियल सेल का रिएक्शन होता है। एक बार मैं एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूँ, मैंने सही तो लिखा है ना, गलत नहीं हो गया ना आपके लिए? नहीं, बिल्कुल सही है, डन एकदम। तो इस तरीके का आपका कुछ केमिकल रिएक्शन आपका डेनियल सेल में देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। और हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पे है वो याद रखिएगा, इनका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता है,
या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आता है डेनियल सेल का, वो याद रखिएगा इक्वल टू लगभग 1.1 वोल्ट का रहता है। ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेनियल सेल का इतना निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेटेड यहाँ पर है 1.1 वोल्ट लगभग आएगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी में और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 डायग्राम्स में आपको दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपका बात किया गया है कि क्या हो गया है, अगर देखिए 1.1 वोल्ट यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। एक ये इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं है, ये कंपैरिजन करके इक्वल टू लगभग किया गया है। तो देखिए 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे। आप सबसे पहले केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पे बनेगा, एक तो आपका यहाँ पर क्या होगा, हाँ ये जो आपका पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं इसको ईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए। दूसरा क्या हो कि आपका ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो यहाँ पर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए। और तीसरा जो होता है वो हो सकता है कि आपका ये 1.1 वोल्ट से कम हो जाए। तो ये 3 केसेस यहाँ पर बनते हैं, तो आपको इन तीनों केसेस के बारे में मालूम रहना चाहिए। तो सबसे अगर ये 1.1 वोल्ट के एकदम एग्जैक्ट इक्वल हो गया, यानी कि इसका पोटेंशियल अगर एकदम इसके बराबर आ गया, ना इसके आगे ना इसके पीछे, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही रुक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये इतने तक जा ही सकता है और इसके आगे वो जा नहीं सकता। और अगर यहाँ पे आके ये रुक गया तो यहाँ पर रिएक्शन ही बंद हो जाएगा, और अगर केमिकल रिएक्शन होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो करेंगे, रिएक्शन रुक गई है, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कैरी करते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं करंट के। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हुआ तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, नो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो एंड करंट विल ऑल्सो स्टॉप। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना आपका करंट यहाँ पे होगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगी, कोई केमिकल रिएक्शन फिर यहाँ पे नहीं होगी। अब अगला केस होता है, वो होता है कि अगर ये 1.1 वोल्ट को एक्सीड कर जाए, मीन्स एक्सीड करता तो नहीं है, लेकिन अगर एक्सीड कर भी जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर फिर रिएक्शन जो रहेगा वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि हम जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में होता है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पे अभी आपका जिंक है, तो जिंक से कॉपर पे फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो रहेगा वो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है, और करंट आपका कॉपर से जिंक में जा रहा है, ठीक है। और इस केस में ये लगभग 1.1 वोल्ट के अक्रॉस इसका पोटेंशियल लगभग है। अब क्या हुआ, अगर ये इसको एक्सीड कर गया तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो होगी, केमिकल रिएक्शन तो ज़रूर होगी, क्योंकि अब रिएक्शन चल रही है। लेकिन यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ रिवर्स हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अब एनोड से कैथोड में जो होता है, ये एनोड टू कैथोड जो जाता है, ये अब यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो रहेगा अब ये कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर अब ये कैथोड से एनोड पे फ्लो करेंगे। यहाँ पे ये पूरा साइकिल ही रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। मीन्स वो अब यहाँ पर उसकी जो रिएक्शन जो रहेगा वो यहाँ पर रिवर्स हो जा रहा है। तो रिवर्स होने के केस में अब ये उल्टा फ्लो करेंगे, रिवर्स पाथ में फ्लो करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड से एनोड पे जाएगा तो करंट ऑब्वियस है वो आपका एनोड से कैथोड में जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 1.1 वोल्ट को एक्सीड कर गया तो रिएक्शन आपकी पूरी रिवर्स हो जाएगी। सिंपल वे में बस इतना समझ लीजिए। तो एक बार इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो रहेगी वो रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड। अब रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स हो गई, रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स हो गई। ये केस आपका यहाँ पर बन गया है, पहला ये, दूसरा ये। 1.1 वोल्ट के इक्वल हो गया तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी, ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना करंट फ्लो करेगा। और अगर 1.1 वोल्ट को एक्सीड कर गई तो ये रिएक्शन जो रहेगा आपका पूरा रिवर्स हो जाएगा, सब रिवर्स पाथ में चलने लगेगा। और अब आखिरी केस जो आपका बच रहा है, सोचिए अगर हमने देख लिया कि रिएक्शन रुक भी गई है, रिएक्शन रिवर्स पाथ में भी हो गई है, लेकिन अगर ये 1.1 वोल्ट से कम रही तो क्या होगा। और हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या देखा है कि लगभग 1.1 वोल्ट, यानी कि एग्जैक्ट नहीं आएगी ना उसको एक्सीड करेगी, मीन्स उससे कम ही रहेगी या उसी के आसपास रहेगी।
तो इस केस में क्या होगा, आपका जो रिएक्शन रहेगा वो स्मूथली चलेगा, यानी कि 1.1 वोल्ट से अगर कम रहेगा तो रिएक्शन एकदम स्मूथ रहेगा, वहाँ पे किसी तरीके का कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर नॉर्मली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एनोड से कैथोड में जा रहे हैं वही होगा, और करंट भी आपका कैथोड से एनोड में जाएगा। जिंक आपका एज इट इज एनोड रहेगा, कॉपर आपका एज इट इज कैथोड रहेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन जो रहेगा वो स्मूथली चलेगा, रिएक्शन विल अकर स्मूथली, रिएक्शन विल अकर स्मूथली, यानी कि जैसा रिएक्शन यहाँ पे डेनियल सेल का होता है एकदम एग्जैक्ट वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे कि 1.1 वोल्ट के अगर आप पोटेंशियल इक्वल हो गया तो क्या होगा, एक्सीड कर गया तो क्या होगा, और अगर उससे कम हो गया तो क्या होगा। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर देख लो, जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, और खुद से पढ़ोगे तो और बढ़िया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक पेज कैसा खाली गया। हाँ, अब हमारा जो आखिरी यहाँ पे टॉपिक आज के वीडियो का बचा हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया डेनियल सेल में कि क्या होता है, 1.1 वोल्ट तक हमने बात कर ली, लेकिन अब हमें यहाँ पे जानना है कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सोचिए थोड़ा, आप लोग थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या होता है। उम्मीद आपने सोच लिया होगा। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि देखिए जो आपका सोल्यूशन होता है, आपने जैसे मान लीजिए डेनियल सेल का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसमें आपने इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप किया है, यानी कि वो जो सोल्यूशन में जिसमें आपने अपने इलेक्ट्रोड्स को सॉल्ट ब्रिज के साथ आपने डाला हुआ है, उस केस में क्या है, वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, यानी उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यानी कि हम लिख सकते हैं कि solution in which electrolytes are involved, solution in which electrolytes are involved is considered as electrolytic solution, is called as, लिख लेते हैं, is called as इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं या उसमें मौजूद होते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहते हैं। और जब हमारे इलेक्ट्रोड्स उसमें डिप होते हैं तो क्या रहता है कि उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का कुछ वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कुछ वोल्टेज वहाँ पर उसकी होती है। तो और वो जो इलेक्ट्रोड आपने डिप किया है उस सोल्यूशन में, तो वो भी उसमें भी केमिकल रिएक्शन लगा, तो उसका भी कुछ वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। तो अब उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन और उस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल है, उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, बस उसी डिफरेंस को पोटेंशियल में उन दोनों के बीच में ही हम लोग उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर होता है, यानी कि जो पोटेंशियल में डिफरेंस इलेक्ट्रोड और उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन है, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एनसीईआरटी में भी अगर हम लोग देखें तो सेम बात यही आपकी यहाँ पर दी हुई है। क्या दिया हुआ है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे आपको दे देते हैं, डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो अब यहाँ पे देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस between the given electrode याद रखना, इलेक्ट्रोड, between the given electrode and its electrolytical solution is known as electrode potential.
इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया कि गिवन इलेक्ट्रोड और उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन, उन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और कुछ नहीं होता है। एक चीज़ जो आपका और यहाँ पे आता है वो होता है आपका एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा दिमाग अपना खर्चा नहीं करना है, ये कुछ नहीं होता है। बस जस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन टेम्परेचर पे जनरेट होकर आएगा उसी को हम बस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि 298 केल्विन ये क्या होता है? भाई एनसीईआरटी में तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर देखोगे तो भाई क्या होता है? केल्विन में मैंने बस कन्वर्ट करके लिखा है। 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो कितना है वहाँ पे केल्विन का टेम्परेचर रहता है? 273 केल्विन में आता है केल्विन स्केल में। तो अगर मैंने उसमें 25 को और प्लस ऑन किया तो ये क्या हो जाएगा? 298 केल्विन नहीं हो जाएगा? तो बस वही बात है। तो या तो 298 केल्विन लिखें या 25 डिग्री सेल्सियस लिखें, मतलब एक ही होता है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है इस टेम्परेचर पर, इस गिवन टेम्परेचर पर, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस वाले स्केल पे हो, बस उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यही आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों आपका यहाँ पर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे और बातें अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका दो कंसेप्ट और आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। एक होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम कह सकते हैं टाइप होता है, यानी एक ऐसा पोटेंशियल, और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो आपका IUPAC है, यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग, जो कि आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने इस बात को माना है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल कर आता है वही उसका ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यानी कि जितना भी आप किसी भी एक सेल का कितना भी रिडक्शन पोटेंशियल वो दिया हो, वही आपका उस सेल का ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से उसको कोई मतलब वहाँ पे नहीं होगा। ये बातें आपकी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम इन्हीं दोनों पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, यहीं से शुरुआत हम करेंगे। और सबसे पहले जाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने नहीं बताया। सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर थोड़ी सी बात सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डेनियल सेल का ये जो रिप्रेजेंटेशन देखा है, इसमें मैंने बताया ये जो सॉल्ट ब्रिज है, कुछ लोग देख के समझ गए हैं, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात और यहाँ बता देता हूँ। ये जो आपका यहाँ पर 2 बीकर दिया हुआ है, तो एक बात खुद सोचिए, अगर इसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है, इसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद ओवरऑल रिएक्शन जब हमारा ये जो निकल कर यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? मतलब कि कुछ रिएक्शन इसमें हो रही है, इस वाले बीकर में, यानी जिंक के सोल्यूशन में कुछ रिएक्शन हो रही है, और कुछ रिएक्शन कॉपर वाले सोल्यूशन वाले बीकर में हो रही है। इसका मतलब कि आधा रिएक्शन 1/2 रिएक्शन इसमें हो रहा है, 1/2 रिएक्शन इसमें हो रहा है। तो इन दोनों को रिएक्शन को जोड़ के हमें ओवरऑल टोटल रिएक्शन मिल रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? तो एक चीज़ और यहाँ पे, जो जहाँ पर आपका एनोड होगा वहाँ पर उसको एक और नाम से हम कहेंगे, जब डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, आई थिंक सो। एक बार देख लेता हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ओके।
तो देखिए एनोड को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और जो हमारा अगला कैथोड आता है, कैथोड को हम और कुछ नहीं रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज तो आप समझ गए हो कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी कि वहां से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो बस सिंपल ये चीज समझो, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का गेन होगा वहां पर आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का लूज होगा वहां पे रिडक्शन होगा। अब आप एक और चीज पूछेंगे, हाफ सेल क्या आ गया, ये हाफ सेल क्या आ गया? अरे भाई एक बार बताओ, डेनियल सेल में आधा रिएक्शन जिंक वाले सोल्यूशन में हो रहा है, आधा रिएक्शन कॉपर वाले सोल्यूशन में हो रहा है, तो दोनों आधे आधे हैं, यानी कि हाफ, और हाफ को 1/2 ही लिखेंगे ना, 1/2 को हाफ कहेंगे। तो जब दोनों को हाफ हाफ जोड़ देंगे तब जाके हमारा एक ओवरऑल रिएक्शन निकल के आ रहा है। तो एनोड और कैथोड एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसके बेसिस पे ही हम इसको यहाँ पर हाफ सेल कहते हैं। एनोड पे आधा यानी कि हाफ सेल, और कैथोड पे आधा तो वो भी एक हाफ सेल। बस फर्क आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ होता है। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या करता है, इन्हीं दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करवा देता है। ये सॉल्ट ब्रिज इन्हीं दोनों को जुड़वा देता है, यानी ये क्या करता है, ये कनेक्ट करवाता है, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स, यानी कि दो हाफ सेल्स को, यहाँ पे एक पे रिडक्शन हो रहा है एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन दोनों को एक कनेक्ट करेगा और सेल सर्किट को कंप्लीट कर देगा, एंड सेल सर्किट को ये कंप्लीट कर देगा, एंड सेल सर्किट गेट्स कंप्लीटेड। ये काम भी यही करता है, याद रखिएगा। इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स एंड सेल सर्किट गेट्स कंप्लीटेड, यानी कि जो दो हाफ सेल होंगे उन दोनों को ये जोड़ देगा, और उसके बाद जो हमारा सेल सर्किट है उसको ये पूरा कंप्लीट कर देगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, इसने इन दोनों हाफ सेल्स को जोड़ दिया है, और फिर जाके हमारा इसमें अब एक रिएक्शन ओवरऑल होने वाला है। तो इसने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया, इस सेल को कंप्लीट कर दिया ताकि इसमें रिएक्शन हो सके। अब यहाँ पे एक और बात होती है, वो होती है आपकी यहाँ पर, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब आप पूछेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब? भाई देखो, जंक्शन पोटेंशियल से सिंपल मतलब बस ये है कि दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल को बचाना, ताकि दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए, उन दोनों को जोड़ के रखना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सॉल्ट ब्रिज ने इन दोनों को जोड़ के रखा है। ये सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन में आधा आधा, एक साइड इसका इस सोल्यूशन में डिप है, एक साइड इसका इस सोल्यूशन में डिप है, तो इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के रखा है, और ताकि इनका पोटेंशियल एक दूसरे से अलग ना हो, यहाँ पर लूज ना हो, और इनका ये जो लिक्विड है एक दूसरे में बना रहे, क्योंकि सोल्यूशन को लिक्विड ही कहेंगे ना, तो इसमें सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिकल सोल्यूशन, तो उसको लिक्विड ही कहेंगे। तो ये इन दोनों को बचाता है कि एक दूसरे से ना तो दूर हो और ना ही बहुत ज़्यादा सट जाए, बस इससे ये कनेक्ट रहे ताकि रिएक्शन हो सके। बस यही काम हमारे सॉल्ट ब्रिज का होता है। दो हाफ सेल कंप्लीट करेगा, सेल सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये प्रिवेंट करेगा, यानी कि उनको या तो लड़ने से या तो दूर जाने से रोकेगा। बस एक सिक्योर डिस्टेंस पे इसको ये मेंटेन करके रखेगा। सॉल्ट ब्रिज का ये काम यहाँ पर होता है। और भी बहुत सारे यूजेस सॉल्ट ब्रिज के हो सकते हैं, उन सभी यूजेस को आप चाहें तो और सारे रिस्पेक्टिव उससे पढ़ के देख सकते हैं फिलहाल, लेकिन ये दो यूज ही आपके सबसे ज़्यादा काम के यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि यही आपके उस रिएक्शन को, उस सेटअप को यहाँ पर डिटरमाइन करता है। और भी हो सकते हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं हम फिर एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तुम लोग को मिलते रहें, और ऐसे ही हम लोग आप लोगों से कनेक्ट रहें और आगे आप लोग की तैयारी करवाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।